तो आज हम मिल्कीपुर में आज़ाद समाज पार्टी के बेहतरीन और शानदार छवि के नेता मौजूद हैं। हम इस समय सूरज चौधरी जी के साथ, और सूरज चौधरी जी की काफिले में अभी डिफेंडर शामिल हुआ है, जिसकी कीमत हमने सर्च की तो 2 करोड़ 60 लाख बताई जा रही है। और आते हैं आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं सूरज चौधरी जी के साथ, और सूरज चौधरी जी का मिल्कीपुर को लेकर के क्या है विजन हम दिखाएंगे आपको। हर एक मुद्दों पर हमारी होगी पैनी नज़र। तो सूरज चौधरी जी की डिफेंडर चल चुकी है और इंटरव्यू करना था, तो इसलिए जो विधानसभा मिल्कीपुर के आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने मेरा सम्मान किया और ड्राइवर को पीछे बैठा करके इन्होंने कहा कि हमारा आइए हम दोनों लोग आज बात करते हैं, चीत करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो बाहुबली नेता हैं, जो दरिया दिली हैं, गरीबों के मसीहा हैं उनको हमारे कैमरामैन जी दिखाएं। कैमरामैन जी आप दिखाएं। हाय फ्रेंड्स। और सूरज चौधरी जी, आज आपको कैसा लग रहा है? आज आपके साथ ड्राइव भी करने को मिल रहा है। देखिए, अमर भाई के साथ हमेशा से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। उधर कैमरामैन जी उधर घुमाइए। अमर भाई जो है अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से जी हर जरूरतमंद की जो है आवाज़ जो है बुलंद करते रहते हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि इसी तरीके से जैसे आप लोगों के लिए जो है आवाज़ उनकी बनते हैं और उनको सहारा और मदद दिलाते हैं, ऐसे ही आप जो है हमेशा आगे बढ़ते रहें जी। तो मिल्कीपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो क्या 2027 में भीम आर्मी पार्टी से क्या सूरज चौधरी जी एक बार पुनः मिल्कीपुर के चुनावी रण में कूदेंगे? क्या एक बार फिर से सूरज चौधरी जी उसी मिल्कीपुर की पावन धरती पर एक बार फिर से गरजेंगे भीम आर्मी से? मैं आपको बता दूं भाई ना कि आप मिल्कीपुर की हिम्मत बात करिए जी। पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी हमारी पार्टी जो है जी चुनाव लड़ेगी जी। और इस बारी हम माननीय हमारे जो सांसद हैं, नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको हम सीएम बनाने के लिए जो है पूरी ताकत दिलो जान से झोंक देंगे, पूरी ताकत लड़ा देंगे और सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी बना ली है जी। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई जो है दुविधा वाली बात नहीं। और इस बारी छठी का दूध याद दिला देंगे, जो बेरोजगार कर रहे हैं पूरे यूथ को, हमारी रोजी रोजगार को जो है खत्म कर दे रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ दे रहे हैं और उनको सही मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे जो नेता हैं माननीय चंद्रशेखर रावण जी, उनके नेतृत्व में 2027 में इतिहास रचने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। तो मिल्कीपुर से पुनः इन्होंने ये अब आगाज कर दिया है कि 2027 का जो चुनावी रण है, जो 2027 की जो रणनीति है, इस बार पूरी प्रबल दावेदारी से करेंगे, प्रबल है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इनका वक्तव्य है, इस प्रकार से जो आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण जी हैं, वो इस बार मिल्कीपुर में भी अपना दमखम दिखाएंगे, दमखम झोंकेंगे। इस बार 2027 की अगर बात की जाए तो सूरज चौधरी जी क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आप लड़ेंगे चुनाव? कैमरामैन जी जरा आपको दिखाएं। सूरज चौधरी की बात करते हैं तो पूरे देश को जो है बीजेपी के लोगों ने ले जा करके अंधकार में डाल दिया। अभी एक ताजा मुद्दा देखा होगा, यूजीसी डाल दिया जी। यूजीसी जैसे मोदी जी के पास विकास के लिए कुछ कहने को है ही नहीं कि उन्होंने क्या काम किए प्रदेश के लिए या देश के लिए। तो ऐसे ऐसे मुद्दे वो डेवलप कर देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम। अब हिंदू मुस्लिम का उनका जो कार्ड है उतना काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है सामान्य वर्ग और जो बहुजन समाज के लोग हैं मिलजुल के अपना जो है चीज़ें समझ रहे थे कि ठीक है, अगर आज रोजी रोजगार समर समाज को नहीं मिला है तो बहुजन समाज के लोगों को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि नौकरी वगैरह सब खत्म होती जा रही, तो सब परेशान हैं। वो मिल करके आपको मैं इस वक्तव्य पर रोकना चाहूँगा। जो यूजीसी बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूला को ध्वस्त करने के लिए,
क्या आप यूजीसी बिल के समर्थन में हैं या आप यूजीसी बिल का खुला विरोध करते हैं? जनता जानना चाह रही है, क्योंकि जनता के कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व तो आप भी कर रहे हैं, उसी जनता से जुड़ी राजनीति आप भी कर रहे हैं। देखिए, हम जो यूजीसी बिल आया है जी, उसके समर्थन में अभी जंतर मंतर पे हमारे जो नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, वहाँ पे हम लोग पहुंचे हुए थे और पूरी ताकत से उसका समर्थन किया जा रहा था। हाँ। और हम कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार है जी, उसने जानबूझ करके ऐसा बिल लाई कि जो समर्थ समाज है और बहुजन समाज है आपस में लड़े, और इसी मंशा के तहत वो लाई और एक मतलब बच्चों को खेलने के लिए ऐसा दे दिया। जैसे हिंदू मुस्लिम कार्ड था वैसे यूजीसी बिल था। ये दोनों तरफ का गेम कर रही ताकि ये लोग उलझे रहें आपस में, वो विकास के बारे में ना पूछ सकें और रोजी रोजगार के बारे में पूछ ना सकें, इसीलिए उलझाने के लिए इस टाइप का बिल लाई है। फिलहाल हम, हमारा दल और हमारे समाज के लोग जो है यूजीसी बिल के समर्थन में खड़े हैं और पूरी ताकत से उसका समर्थन कर रहे हैं। जी, आना चाहिए। मतलब सूरज चौधरी जी का कहना है कि जो यूजीसी बिल बीजेपी सरकार लेकर के आई है, कहीं न कहीं ये दलितों और पिछड़ों क्या जो लगातार शोषण हो रहा था, उस शोषण से बचाव के लिए, ध्यान भटकाने के लिए यूजीसी बिल के तहत ये बताया जा रहा है कि उनके शोषण को रोका जाएगा गरीब दलितों और पिछड़ों को। क्योंकि जो कुछ बीजेपी का कहना है, विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि जो मनुवादी विचारधारा के थे, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों को ठीक करने के लिए, या कह सकते हैं कि सब लोगों को समता का अधिकार दिलाने के लिए, बराबरी के अधिकार के लिए यूजीसी बिल को लागू करवाया गया। आप क्या बयान है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने कहा कि जो सपा के जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व, उन्होंने इसके बारे में कई सारे कमेंट किए। मेरा कहना है कि सिर्फ पीडीए के नाम पे फरेब है जी। तमाम बहुजन समाज के एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जो है, अभी जो वोटिंग हुई थी उसमें जो है समाजवादी को वोट किया, और जब पार्टी जीत गई, नेता प्रतिपक्ष बनाना हुआ। तो जो हमारे कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया आप जानते हैं भाई, हमारे साथी जो है माता प्रसाद पांडे जी को लाए। तो हम कैसे यकीन करें कि जो है पीडीए जो है जो उसके नाम को व्याख्या दी जाती है उसके अनुकूल है। तो बड़ा मतलब वाली बात है। जी, मतलब सूरज चौधरी जी कह रहे हैं कि एक प्रकार से समाजवादी पार्टी कह रही है पीडीए, और पीडीए करते करते वो सवर्ण समाज के माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना देती है। अगर नेता प्रतिपक्ष बनाना ही था तो कोई दलित को बनाते, कोई पिछड़े को बनाते, तभी कोई अल्पसंख्यक को बनाते, तभी उनका पीडीए फार्मूला मजबूत होता। लेकिन ये कहीं न कहीं पीडीए फार्मूला उनका एक छलावा है, ये सूरज चौधरी जी का कहना है। तो सूरज चौधरी जी, जिस प्रकार से आपका 2025 में आपने विधानसभा का चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा, लेकिन पूरी मजबूती के लड़ने के बाद भी कहीं न कहीं आपको सिर्फ मात्र आजाद समाज पार्टी को मात्र 5,000 वोट पर ही सिमटना पड़ा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी की भी एक बहुत बड़ी करारी हार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो छोटा सा पौधा है। जो पार्टी है हमारी नई है, हमारे विचार आम जनमानस में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। पौधा तुरंत ही फल नहीं देने लगता है जी। अभी हमने काफी समय तक काम किया, अब उसका जो प्रतिफल है वो सामने नजर आएगा। 27 का जो चुनाव होगा 2027 का ना, उसमें हम कड़ी टक्कर देंगे, बिल्कुल उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं रहेगी। देखिए, एक सीट पे पहले हम लोगों ने लग करके माननीय हमारे जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनको चुनाव जिताया, और एक सीट पे चुनाव जीत करके उन्होंने एक इतिहास बना दिया कि अगर इंसान ठान ले तो हर चीज संभव होता है। अब की जो चुनाव होगा 2027 का, पूरे प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का जो झंडा है वो बुलंद हो जाएगा, गाड़ दिया जाएगा जी। तो जिस प्रकार से अगर हम बात की जाए सांसद पुत्र अजीत प्रसाद की, सांसद पुत्र अजीत प्रसाद अपनी कार्यशैलियों को लेकर कुछ हरकतों को लेकर के काफी सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों में काफी वायरल रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी थे, इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? क्या 2025 के बाद क्या जनता के बीच में क्या दिखे? क्या जनता के बीच में जनता की बात को पूरी मजबूती से क्या आज भी उठा रहे हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे श्री अजीत प्रसाद जी के बारे में कुछ कहना नहीं है। बस ये है कि उस समय जो है उनको जो है लाके लॉन्च कर दिया गया था।
पिता ने चाहा कि पुत्र भी राजनीति में आ जाए उनके जीते जी, लेकिन वो सपना उनका जो है साकार न हो सका, साकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके लड़के जो है राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं हैं जी। उस लायक बनने के लिए बड़ा घिसना पड़ता है, तो घिसने को जो है तैयार नहीं, क्योंकि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, वो थोड़ा सा टफ है जी। बहुत लोग लक से वो चीज़ कर ले जाते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए और बराबर वहाँ मिल्कीपुर में वो फेल होते रहे, तो कुछ कहना ठीक नहीं है। ठीक है जी जी, जैसे हैं अपने मस्त। अब अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की अंतर कला को एक मुद्दा बना करके लगातार विपक्ष को आड़े हाथे लेती है, लगातार साजती रहती है, और उसी तरह मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उठापटक शुरू है। चंद्रभान पासवान और बाबा गोरखनाथ की अनबन ये किसी से छिपी नहीं है। अभी बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर एसडीएम को कुछ धमकाने वाली कुछ बात भी कही है, और कुछ आपत्तिजनक उसमें गालियां भी निकल करके आई हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। तो इस पर आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को और चंद्रभान पासवान और बाबा गोरखनाथ के बीच के अंतर कला को आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय भाई बाबा गोरखनाथ जी को कहना चाहूँगा कि उनको एसडीएम सुधीर कुमार से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा। कि बीजेपी राज्य में जो बहुजन समाज के लोग हैं इधर करके वैसे उनका शोषण हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है जी। अच्छे पोस्टों पे बेचारे कहीं जाने नहीं पा रहे हैं, और आप बहुजन समाज के एक मतलब समाज से आने के बाद जो है जो आपकी जो विचारधारा है अपने ही लोगों को टॉर्चर करने की वो शर्मनाक है जी। और आपने पूरे बहुजन समाज के लोगों को शर्मिंदा किया हुआ। इस तरीके से आप जो वहाँ पे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, इस तरीके से पूरे प्रदेश में ज़िले में कहीं गाली नहीं दे पाओगे। माननीय सुधीर कुमार जो एसडीएम है मिल्कीपुर के, उनको इस तरीके से लताड़ करके और वीडियो इस तरीके से वायरल होना, हंसना और तमाम चीज़ें हैं, अपने ही लोगों को आप बेइज्जत मत कराइए। बहुत बड़ा जंग नहीं जीत लिया, वहीं पे किसी ठाकुर पंडित को बोले होते जी, तो उनको उसका प्रति उत्तर मिलता। तो मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, कभी किसी भी अधिकारी को उन्हीं की मैं बात नहीं करता हूँ, और किसी भी समाज का हो गाली गुत्ता देना, इस तरीके से दुत्कारना, कहीं से भी ये मतलब जो है माननीय पूर्व विधायक जी को शोभा नहीं देता। उनको उनसे माफी मांगना चाहिए जी। तो अभी चाहे वो भीम आर्मी के संस्थापक की बात की जाए, चंद्रशेखर रावत है, प्रतिष्ठित पार्टी के एक मुखिया हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जिस प्रकार से वो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, या भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी हो, सभी लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तानाशाही है, अधिकारी बात सुन नहीं रहे हैं, और जो नेता सक्षम है वो अधिकारी को लताड़ रहे हैं। तो अभी ऑडियो बहुत तगड़ा वायरल हुआ। ठीक उसी प्रकार बाबा गोरखनाथ जी अपने ही पार्टी के विधायक चंद्रभान पासवान पर ये आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रभान पासवान के रहते हुए बाबा गोरखनाथ के जो निजी कार्यकर्ता हैं, जो उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अन्याय अत्याचार किसी भी व्यक्ति का हो या किसी पार्टी का हो, लंबे समय तक नहीं चलने दिया जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी जो है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। अभी 15 तारीख को हम अपना एक जन सैलाब के माध्यम से अपना जो मैसेज है पूरे प्रदेश को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अब की इस बारी परिवर्तन निश्चित है, ठीक है ना, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता जो है तंग आ चुकी है। तानाशाही वाली पूरी व्यवस्था, बनारस में लोगों के घरों को उजाड़ा गया, अयोध्या पूरा तोड़ दिया गया, यहाँ पे गरीबों को ही मूव कर दिया जा रहा है, यहाँ से गायब कर दिया जा रहा है, मतलब उनको सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा। आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके यहाँ कभी पुलिस वाले भेज दिए जा रहे हैं, तमाम जो है इकाइयों का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो कहना यह है कि मतलब ये सब चीज़ें जो है अगर ऐसे ही चलता रहना तो जनता जो है विद्रोह करेगी, और जब विद्रोह करेगी तो फिर ऐसे लोगों को कहीं रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए जी। तो आपने कहा कि 15 तारीख को हम लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, और भीम आर्मी पार्टी के नेतृत्व में हम लोग एक रैली, तो वो रैली कहाँ होने जा रही है और उस रैली का क्या उद्देश्य है, और आपका उस रैली में क्या सहयोग रहेगा,
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग भीम आर्मी से जुड़े हैं उस रैली में अगर आना चाह रहे हैं तो वो किस प्रकार से जाएं, आप बताएं इस पर। देखिए है क्या कि हमारे जो वोटर हैं मूल रूप से जी, वो गांव से हैं। जो हमारा मैसेज है जी, गांव में अभी जब चुनाव लड़ते तो कई बार हम देखते हैं कि जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाता जी। तो और ऐसे भारी संख्या में लोग हैं जो हाथी देख करके वोट देते हैं। हमारे जो बहुजन समाज के मूल वोट की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को संगठन से जोड़ने के लिए माननीय हमारे जो सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके विचारों को वो सुने जाने कि वो कैसे हैं। क्योंकि जब हम वोट मांगने जाएंगे तो वो ना पूछें कि हमारे नेता कौन है जिनके लिए हमें वोट करना है, क्योंकि अभी तो हाथी पहचानते हैं। आप जैसा जानते होंगे हाथी तो पूरा जो है अभी मतलब बस सांस नहीं ले रहा है, हाथ पैर नहीं हिला रहा है, पूंछ भी नहीं हिला रहा है। और वहाँ जो बैठे हुए माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने हाथी के जो जड़ छोड़ दिया है, तना डालियाँ सब कुछ काट दिया है। लगता तो है सांस ले रहा है लेकिन सांस वास नहीं ले रहा है। पूरी तरीके से खोखला कर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी को। और बहन जी ट्विटर तक जो है समाज में कोई मतलब अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आके सिमट गई हैं। अब वोट लेने के समय बहन जी फिर से जागेंगे। तो मैं अपने बहुजन समाज के, अल्पसंख्यक समाज के और सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज की टिकट उकट के चक्कर में साथियों नहीं पड़िएगा। जिस दिन टिकट आप ले लोगे उनके जिलाध्यक्ष आएंगे, उनके जिला उपाध्यक्ष आएंगे, उनके कार्यकर्ता आएंगे, बोलेंगे लाओ तेल कर दिया, खाए पेक दिया, सब्जी दिया, 1000 दिया, 2000 दिया, और तुरंत आपको नोच घसोट शुरू कर देंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो बहुजन समाज का बेस वोट है वही बेस वोट करके माननीय सतीश चंद्र मिश्रा आपका वोट जो है बेचेंगे। मान के चलिए कि जैसे हर विधानसभा में आप जानते नहीं बसपा का वोट 15,000, 20,000, 25,000 वोट है, वही वोट बेचा जाएगा। और हमारे आपके लोग जो चुनाव लड़ने में रुचि लेते हैं 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का खरीदेंगे। और बहन जी जब कोई वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो वो शांत रहेंगी, बोलेंगे नहीं। आपकी लड़ाई को अगर आज कोई लड़ रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। हैदरगंज बाराबंकी में जो हमारी मीटिंग होने जा रही उसमें कई लाख लोग आ रहे हैं। और वहाँ पे इस कार्यक्रम का मतलब है कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं पूरे प्रदेश के जो भी किसी भी माध्यम से पहुंच रहे हैं, कोई संसाधन या कोई सरकारी रैली नहीं है, बीजेपी की रैली नहीं है, समाजवादी की रैली नहीं है कि हम आपको गाड़ियां देंगे, संसाधन देंगे। पार्टी की तरफ से आपको कहीं कुछ नहीं। जो उस पर समर्पित कार्यकर्ता हैं वो अपने माध्यम से लोगों को वहाँ तक पहुँचाएंगे। या चंद्रशेखर भैया के जो पसंद करने वाले लोग हैं वो खुद अपने अपने साधन से पैदल सब वहाँ पहुँचेंगे, सब पहुँच जाते हैं। इसमें किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है, लोग वहाँ पे एक वाहन पे पहुँच रहे हैं। क्योंकि ये बाराबंकी की वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये रैली होने जा रही है? ये और बसपा को कहीं ना कहीं जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो बसपा के फार्मूले के, बसपा के समीकरण को वो ध्वस्त करना चाह रहे हैं। तो वो कहाँ पर वो रैली होने जा रही है और लोग अगर आना चाहें तो वो कहाँ पर जाएं? आप ये जगह आप क्लियर करें। देखिए बसपा के किसी फार्मूले को, किसी को ध्वस्त करने की हमें नहीं लगता कि अब ज़रूरत है ये कहना। क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने माननीय काशीराम जी का जो मिशन था बीएसपी के माध्यम से कुछ साकार होना शुरू हो गया था, उसको समूल नष्ट कर दिया। उसमें कोई बसपा का नेता ही नहीं। आज बसपा का कोई कार्यकर्ता कहीं मारा जाता है, कहीं कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, बसपा के जो पुराने कैडर के लोग हैं, तो अगर कोई जा रहा है उनकी मदद के लिए तो वो भीम आर्मी है जी। नाम आर्मी है और काम भी आर्मी है जी। आपके पहुंचने के पहले पता लगता है, जैसे उनको पता लगता है कि कोई घटना होगी, पता लगता है भीम आर्मी वाले पहुंच गए। और भीम आर्मी की एंट्री हुई नहीं कि उस जो वंचित समाज है उसको न्याय मिलना उसी समय तय हो जाता है। भीम आर्मी की एंट्री के साथ ही उस पीड़ित को न्याय मिलना एकदम निश्चित हो जाता है कि अब भीम आर्मी आ गई, अब हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। ये आशा जाग जाती है। आप कभी इसका ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करिए तो आपको लगेगा भीम आर्मी की एंट्री हुई, जिस आदमी को न्याय नहीं मिला अधिकारी सुनने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं कि नहीं ठीक है भाई ये लोग आ गए हैं तो बताए कैसे क्या करना है। और जो हर जायज़ काम है उसमें जो है उनको जो है पीड़ित पक्ष को न्याय मिल जाता जी। है। तो आप देख रहे थे ये हमारे साथ थे भीम आर्मी के मजबूत प्रत्याशी, आज़ाद समाज पार्टी को
जिन्होंने मिल्कीपुर में एक नई पहचान दिलाई, मिल्कीपुर के लोगों के रग रग में, जिसने भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का एक विचारधारा दौड़ाई, वही थे हमारे साथ सूरज चौधरी जी। मिलते हैं फिर किसी नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप।